इस एपिसोड में आपको कुछ नए राज पता चलेंगे और लाइजा से रिलेटेड कुछ हिंट्स भी मिलने वाले हैं, इसीलिए एपिसोड को पूरा ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। अपने सामने एक हॉलो को देखकर रेक को कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि एक हॉलो क्या होता है। उसे लगता है कि नानाची एक बच्ची है। नानाची को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो रिको को नीचे लेटा देने को कहती है। अब रेक सवाल करता है, तुम तो एक बच्ची हो ना। ये बात नानाजी को हजम नहीं होती है और रेक जैसे ही देखता है कि रिको थोड़ा सा हिलने लगी है और दर्द में है, वो नानाची से मदद मांगता है। नानाची कहती है, अब ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। नानाची की बातों से लगता है कि उसे इस तरह के घावों को संभालना आता है। वो रस्सी को काटती है तो रेक कहता है, ऐसा करने पर जहर उसके पूरे शरीर में फैल जाएगा। नानाची उसे समझाती है कि जहर उसके शरीर में फैल जाएगा, उसके बाद वो उसे बाहर निकालेगी। इसके लिए नानाची के पास एक स्पेशल मेडिसिन है। नानाची कहती है, जब इस दवाई को मुंह से खिलाना पॉसिबल नहीं होता है तो दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये देखकर एक थोड़ा सा शर्मा जाता है और इसके बाद नानाची उसके हाथ पर वापस आती है। उसे पहले हड्डियों के टुकड़ों को निकालना होगा, फिर वो ब्लड वेसल्स और उसके स्किन पर टांके लगाएगी। नानाची को कई सारे टूटे हुए ब्लड वेसल्स दिखते हैं जो थोड़ी सी दिक्कत देते हैं। रेग ने बहुत बेरहमी से उसके हाथ को काटा था, इसीलिए इतनी परेशानी हो रही है। इसके कुछ वक्त बाद नानाची अपना काम पूरा करती है और रिको के हाथ को सी देती है। ये सब करने के बाद नानाची कहती है, अभी के लिए इतने से काम बन जाएगा। ये सुनकर रेग चैन की सांस लेता है और नानाची कहती है, मुश्किल काम अब शुरू होगा। तुम्हें मेरे लिए कुछ चीजें ढूंढकर लानी होगी। खुशी के मारे रेग उससे चिपकने लगता है। नानाची उसे खुद से दूर रखती है और रेग कहता है, मैंने अगर कुछ गलत कहा हो तो माफ कर देना। रिको को बचाने के लिए जो कुछ भी चाहिए मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। अब नानाची सवाल करती है कि रेग ने उसके हाथ को एल्बो जॉइंट से क्यों नहीं काटा। ऐसा करने पर उसकी हड्डियां सही सलामत रहती। रेग कुछ नहीं बोल पाता है तो नानाची समझ जाती है कि वो आंख बंद करके रिको की हर बात मान रहा था। नानाची कहती है, ये एक बहादुर लड़की है। अगर एल्बो के नीचे का हिस्सा बचा हुआ रहता है तो केव रीडिंग करने के कई तरीके मुमकिन हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये अपने सफर को जारी रखना चाहती थी। ये सुनकर रेग कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप रिको को देखने लगता है। इसके बाद रेग को याद आता है कि उन्होंने नानाची को अपना नाम नहीं बताया है। रेग अपना और रिको का नाम बताता है तो नानाची कहती है, मुझे ये पहले से पता है। नानाची बताती है, जब से उन दोनों ने उसके इलाके में कदम रखा उस वक्त से वो सारी बातें सुनती आ रही है। अब रेग समझ जाता है कि वो नानाची के प्रेजेंस को सेंस कर रहा था। नानाची उनकी हर एक हरकत को ऑब्जर्व कर रही थी, इसीलिए वो रिको को बचाने के लिए आ पाई। उसने और पियर्सर के साथ उनकी मुठभेड़ को भी देखा था। ये सुनकर रेग चौंक जाता है और नानाची कहती है, तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि तुम सोच रहे हो कि मैं पहले मदद करने क्यों नहीं आई। मैं सिर्फ तुम्हारे इंटेंशंस जानना चाहती थी, तुम्हें मेरी शक्ल दिखाने का कोई इरादा नहीं था। अब रेग पूछता है, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है, तुम उसे पकड़कर बच्चों की तरह जिस तरह से रो रहे थे उसे देखकर मुझे तरस आने लगा। ये सुनकर रेग शर्म के मारे लाल होने लगता है। इतने में बगल के कमरे से किसी की आवाज आती है। रेग पूछता है कि क्या यहाँ कोई और भी रहता है। वो कहती है, बस मेरी रूममेट है, चलो तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। रेग आगे जाता है और नानाची कहती है, ये है मेरी दोस्त मीटी। उसे देखते ही रेग डर जाता है क्योंकि मीटी दूसरों से काफी अलग है। वो ना तो इंसान है और ना ही कोई जानवर। रेग पूछता है, आखिर ये है क्या। वो कहती है, ये भी मेरी तरह एक हॉलो है। क्या तुम्हें पता है कि छठे लेयर से ऊपर आने पर क्या होता है। रेग कहता है, इंसानियत चली जाती है या फिर मौत हो जाती है। नानाची कहती है, सही कहा, अगर कोई जिंदा बचता है तो उसकी ऐसी हालत होती है। वो अपनी बुद्धि और व्यक्तित्व को हरा देते हैं। वो अंदर से खोखले हो जाते हैं। चाहे जो भी हो जाए कोई इसको बदल नहीं सकता है। हाँ, और तुम चौथे लेयर में जिस तरह से ऊपर आए थे, छठे लेयर में ऐसा करने पर उस बच्ची के साथ क्या होगा जरा सोचो। रेग घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो नानाची से कहता है, मगर तुम तो अभी भी ठीक हो। नानाची कहती है, मैं एक्सेप्शंस के बीच में भी एक एक्सेप्शन हूँ, इसीलिए ज्यादा उम्मीदें मत रखना। अब वो मिट्टी को थोड़ा सा सहलाती है और बताती है कि अगर कोई केव रेडर होलो बन जाता है तो उसके साथी उसे मारकर उसके सारे बिलोंगिंग साथ ले जाते हैं, क्योंकि एक होलो बनने से तो ये बेहतर है। नानाची क्लैरिफाई करती है कि अगर वो लोगों के सामने आती है और उन्हें पता चल जाता है कि छठे लेयर से वापस लौटना मुमकिन है तो उसे वो लोग पकड़कर ले जाएंगे। इसीलिए वो केव रेडर्स के सामने नहीं आती है, चाहे उसे उन पर कितनी भी दया क्यों ना हो। ये सब सुनकर रेग को बुरा लगता है और वो माफी मांगता है। इसके बाद नानाची रेग को एक पत्थर देती है जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स का नाम लिखा है जिनकी जरूरत पड़ेगी। वो कहती है कि रिको अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। ऐसी हालत में वो ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे ही जिंदा रह पाएगी। अगर रेग को सामान ढूंढने में देर होती है तो उसे रिको को अलविदा कहने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सुनते ही बिना कोई सोच विचार के रेग निकल पड़ता है। भागते वक्त रेग को याद आता है कि उसे नानाची से कई सारे सवालों के जवाब चाहिए, मगर वो अभी सिर्फ रिको को बचाने के बारे में सोचना चाहता है। अगले सीन में नानाची रिको की जाँच कर रही है
और उसे लाइजा का व्हाइट विसल मिल जाता है और नानाची को पहले से ही डाउट था कि उसके पास एक व्हाइट विसल है। अब हम नानाची के ख्यालों में बॉन्ड्रीवुड को देखते हैं, जो उसे कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने की वजह से शाबाशी दे रहा है। अब हम रेक के पास वापस आ जाते हैं और स्टोन टैबलेट में लिखा हुआ है कि ज्यादातर सामान उसे वेस्टर्न साइड में मिल जाएगा और उसे सेंट्रल रीजन से दूर रहना होगा क्योंकि वहाँ पर और पियर्सर घूमता है। अब रेग एक झील के पास आ जाता है जहाँ से उसे डीमन फिश पकड़नी है। रेग कुछ मछलियों को देखकर सही टाइमिंग का इंतजार करता है। अपने लंबे हाथों से वो एक को पकड़ लेता है और जोर लगाकर उसे बाहर निकालता है। डीमन फिश को वो अपने पिटारे में डाल देता है और अपने सफर को जारी रखता है। अब उसे लाने हैं जायंट हैमर बिक्स के अंडे। चिड़िया के घोंसले से निकलते ही रेग उतर कर गरम गरम अंडे को उठाता है। इतने में वो चिड़िया वापस आकर रेग पर हमला करने लगती है। इसके बाद रेग एक बड़े से पेड़ पर चढ़ने लगता है। वहाँ से उसे येलो शाइनिंग ग्रास लेना है। वहाँ से रेग को सबसे ज्यादा चमकदार और खुशबूदार ग्रास को चुनकर लाना है। अब रेग एक श्रूम बियर पकड़ने के लिए आ जाता है जो वाटर श्रूम से इन्फेक्टेड हो। रेग पीछे से एक श्रूम बियर पर झपट्टा मारकर उसे अपने पिटारे में बंद कर लेता है और इसी के साथ रेग का काम खत्म होता है। वो भागते हुए वापस आने लगता है और काफी जल्दी नानाची के घर के पास आ जाता है। अंदर आते ही रेग कुछ नया देखता है। शर्म के मारे लाल होकर वो नानाची से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। वो समझाती है कि रिको के कपड़े खून और पसीने से सने हुए थे, ऐसे में उसे इन्फेक्शन हो सकता है। अब रेग घबराते हुए पूछता है क्या रिको अब ठीक हो जाएगी। नानाची उसे शांत हो जाने को कहती है और उसके सामान को चेक करती है। अच्छे इंग्रेडिएंट्स को देखकर नानाची मुस्कुराने लगती है और चलो काम शुरू करते हैं कहती है। अब नानाची वाटर मशरूम्स के काबिलियत के बारे में बताती है। ये मशरूम्स पैरासिटिक नेचर के हैं, मगर जब इनका होस्ट मरने लगता है तो ये मशरूम्स अपने न्यूट्रिएंट्स होस्ट को दे देते हैं। ऐसा करने से होस्ट की तादाद बढ़ती है तो अल्टीमेटली वाटर मशरूम्स को ही फायदा है। देखा जाए तो ये असल में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। नानाची इन्हीं मशरूम्स को रिको के हाथ पर लगा रही है ताकि रिकवरी में मदद हो और कटे हुए जगह पर लगाने की वजह से उसकी हड्डियां भी जल्दी जुड़ जाएंगी। मगर जब इन मशरूम्स को निकाला जाएगा तब बहुत ज्यादा दर्द होगा। रेग पूछता है तो फिर ये बाकी सामान किस काम का है। नानाची कहती है तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा है, वो सब डिनर के लिए है। ये सुनकर रेग गुस्सा हो जाता है क्योंकि अगर इन सब के चक्कर में दूर हो जाती तो पता नहीं रिको की हालत क्या होती। नानाची भी कहती है मैं शुरुआत से रिको को संभालती आ रही हूँ, अगर भूख की वजह से बेहोश हो जाती हूँ तो फिर तुम क्या करोगे। ये सुनकर रेग बोलता है ओ तुम तो सही कह रही हो, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर देना। ये सुनकर नानाची खुश हो जाती है क्योंकि रेग को छेड़ने में उसे काफी मजा आ रहा है। मशरूम्स का काम खत्म होता है और नानाची कहती है अब थोड़ा मुस्कुरा भी दो क्योंकि वो अब बच जाएगी। रेग अपने खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाता है और शुक्रिया बोलते बोलते नानाची के करीब आ जाता है। अब वो नानाची को पकड़ कर कहता है अरे तुम तो काफी नरम हो। उसे पीछे ढकेल कर नानाची कहती है चलो तुम जाओ यहाँ से, पीछे एक नदी है वहाँ से रिको के कपड़ों को धोकर लाओ। अब रेग पीछे से होकर बाहर आता है और उसके सामने बहुत सारे इटर्नल फॉर्च्यून्स हैं। ये सब देखते हुए रेग आगे बढ़ता है और उसे कुछ ग्रेवस्टोन्स दिखाई पड़ते हैं। रेग के मन में एक आवाज आती है अब मैं चलता हूँ लाइजा। अचानक रेग को दिखाई पड़ता है कि ब्लेज रिप उसके सामने है। ये देखकर रेग उसके पास जाने लगता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा है। रेग को लगा था कि और पियर्सर ने उसे तोड़ दिया था। जैसे ही रेग अपने चारों तरफ देखता है उसे समझ नहीं आता है कि ये कौन सी जगह है। वो रिको और नानाची को पुकारने लगता है और देखता है कि उसके हाथ में एक पेंडेंट है। रेग इसे देखकर सोचने लगता है और नानाची उसे पीछे से डरा देती है। नानाची उससे पूछती है कि वो खड़ा होकर क्या सोच रहा था। रेग अभी भी सही से सोच नहीं पा रहा है और पूछता है ब्लेज रिप वहाँ पर क्या कर रहा है, मगर उनके सामने कुछ नहीं है। नानाची कहती है लगता है इतनी सारी मुश्किलों का सामना करते करते तुम थक गए हो, अब थोड़ा खुश भी हो जाओ और लो मेरे कपड़ों को भी साफ कर देना। नानाची वहाँ से चली जाती है और रेग खड़ा होकर अभी भी सोच रहा है। रेग अपने मन में कहता है अगर वो ये जगह नहीं थी तो इसके जैसी दिखने वाली जगह होगी, मगर वो आवाज तो मेरी ही थी। लगता है ये सब मेरी पुरानी यादें हैं। अब हम देखते हैं कि रिको के ऊपर मिट्टी चढ़ने की कोशिश कर रही है। नीचे आते वक्त रेग खुद से कहता है तो फिर क्या मैंने लाइजा को दफनाया था, मगर रोजेन ने उनसे कहा था कि वहाँ पर कोई दफन नहीं था। रेग कुछ भी समझ नहीं पा रहा है और हम देखते हैं कि मिट्टी रिको के ऊपर चढ़ चुकी है और उसे घूरे जा रही है। एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में कुछ और मिस्टीरियस घटनाओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।